दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर अंग्रेजी लेखक बैरोनेस ओरकजी की एक जासूसी कहानी जिसे हिंदी में नाम दिया गया है बड़े हैट वाली औरत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्कॉटलैंड यार्ड की दक्ष महिला जासूस लेडी मॉली को हमेशा मलाल रहेगा कि उस शाम को कॉफ़ी पीने हम लियोन्स कॉफ़ी शॉप की बजाय रीजेंट स्ट्रीट में स्थित मथीस शॉप क्यों नहीं गए। उनका कहना था कि अगर हम लियोन्स के बजाय मथीस में होते तो शायद मिस्टर क्यूल्डन इस समय जिंदा होते। ये मौली का कहना है और मैं उनकी इस बात की पुष्टि भी करती हूँ कि उनकी बात में दम है। वो हत्यारे की भावनाओं को ताड़ लेती और उन्हें बचा लेती। उस शाम हम यानी मैं, मैरी और लेडी मॉली ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल पड़े थे। घर लौटने से पहले हम चाय पीने के लिए लियोन्स में चले गए थे। समय था शाम के करीब 6 बजे। हम लियोन्स के सड़क से सटे वरांडे में बैठे सड़क के नज़ारे देखते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी सामने मथीस पर हमारी नज़र पड़ी। वहाँ कुछ असामान्य घटना हुई थी। वहाँ की हलचल को देखकर हमें ये अंदाज़ा हुआ। दो आदमी बड़ी ही तेज़ी से उसके मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। फिर उतनी ही तेज़ी से वो दो पुलिस वालों के साथ कॉफ़ी शॉप के अंदर घुस गए। चंद मिनटों में ही मथीस के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब हम भी यहाँ बैठे नहीं रह सकते थे। हमने फौरन चाय का बिल अदा किया और मौली ने ये देखे बिना कि मैं उसके पीछे आ भी रही हूँ या नहीं, मथीस की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी उसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वो मुझसे तेज निकली और चंद मिनटों में ही भीड़ में गायब हो गई। मैं भी मथीस के सामने जमा भीड़ में शामिल हो गई। गेट पर खड़ा पुलिस वाला किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन उसे स्कॉटलैंड यार्ड का अपना कार्ड दिखाकर मैं अंदर पहुंच गई। लोगों को पता नहीं था कि मौली और मैं कौन थे, इसलिए हमें अंदर जाने की इजाज़त दिए जाने पर वे कुछ नाराज़ भी हुए। इससे पहले भी मैं और मौली कई बार यहाँ आ चुके थे, लेकिन उन दिनों की तुलना में आज यहाँ का माहौल एकदम अजीब सा था। शाम के इस वक्त तो मथीस चाय कॉफ़ी पीने वालों से भरा रहता था, लेकिन उस दिन चहल पहल की बजाय पूरे हॉल में सन्नाटा सा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी घटना घट गई है। एक कोने में हॉल में मौजूद वेट्रेस सफ़ेद एप्रन लपेटे और अपनी चमकती टोपियां पहने सिर झुकाए खड़ी हुई थीं। वो फुसफुसाने के अंदाज में बातें कर रही थीं। पुलिस के दो सिपाही पेंसिल और नोटबुक लिए उनके बयान नोट कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि इन वेट्रेसेस का बयान इस मामले में मदद करने की बजाय उलझनों को बढ़ाएगा ही। लेकिन मामला क्या था? तभी हमारी नज़र वहाँ फैमिली कैबिन के एक कोने में लगी टेबल पर पड़ी। वहाँ एक आदमी का शव पड़ा हुआ था। बाद में हमें पता चला कि उसका नाम था मार्क क्यूल्डन। क्यूल्डन का सिर टेबल पर टिका हुआ था। उसके सामने चॉकलेट वाली कॉफ़ी का मग था। पास ही प्लेट में कुछ बचे हुए आलू के कतरे और कुछ दूसरा खाने का सामान था। पहली नज़र में देखने पर यही लग रहा था कि कोई टेबल पर सिर टिकाकर सो रहा है। अब सब लोग चीफ इंस्पेक्टर सैंडर्स का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें इस घटना की सूचना दे दी गई थी। मैं और मौली जब तक पूरे माहौल का जायजा लेकर किसी से कुछ पूछते, तब तक विभाग की जीप मथीस के गेट पर आ गई थी। इंस्पेक्टर सैंडर्स आ चुके थे। उनके साथ विभाग के डॉक्टर टाउनसन भी थे। सबसे पहले डॉक्टर टाउनसन ने ही अपना काम शुरू किया। हमें देखते ही सैंडर्स हमारी ओर लपके और बोले, शुक्र है मौली, तुम यहीं पर हो। चीफ ने ऑफिस से तुमसे संपर्क करने का प्रयास किया था। तुम कहाँ थीं? हम तो सामने चाय पी रहे थे। ये इत्तेफाक ही था कि हम वहाँ मौजूद थे और यहाँ आ गए, मौली ने बताया। वैसे यहाँ हुआ क्या है सैंडर्स? इंस्पेक्टर सैंडर्स ने हमें बताया, यहाँ एक हत्या हो गई है और यहाँ ये जो आदमी मरा पड़ा है वो आखिरी बार एक औरत के साथ यहाँ पर आया था। इसीलिए चीफ ने तुमको तलाश किया था, क्योंकि इस मामले में एक औरत शामिल है। जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है, हमारे पास बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ हत्या हो गई है और आखिरी बार इसे किसी औरत के साथ देखा गया था और वो सामने खड़ी पीले बालों वाली मुख्य वेट्रेस ने ही इस टेबल पर सर्व किया था। वही इस घटना की मुख्य गवाह है। अब तक डॉक्टर टाउनसन लाश की जांच कर चुके थे। उन्होंने बताया, मामला एकदम स्पष्ट है। ये आदमी मार्फिया की तगड़ी डोज खाने से मरा है। इसमें कोई शक नहीं कि उसे ये जहर इसी चॉकलेट वाली कॉफ़ी में डालकर दिया गया है। डॉक्टर के इशारे पर मैंने, मौली ने और सैंडर्स ने कप में देखा। करीब करीब खाली हो चुके कप के तले में काली सी किसी चीज़ की तह जमी हुई थी। निस्संदेह ये मॉर्फिन ही थी। सैंडर्स ने मेन वेट्रेस की तरफ मुड़ते हुए पूछा, ये घटना कितने बजे की है? जी मैं कह नहीं सकती।
ये सज्जन करीब 3:45 बजे यहाँ एक महिला के साथ आए थे। मुझे समय इसलिए याद है क्योंकि उस टाइम हॉल थोड़ा खाली सा रहता है। चाय और स्नैक्स लेने वालों की भीड़ 4 बजे से टूटती है। वो सीधे इसी केबिन में आए थे। उनके आने के थोड़ी देर बाद ही ये जगह भरने लगी थी और बैंड वालों ने भी बैंड बजाना शुरू कर दिया था। और वो औरत कहाँ है जो इसके साथ आई थी? जी, वो तो तुरंत ही चली गई थी। उसने अपने लिए एक कप चाय और इनके लिए बड़े मग वाली चॉकलेट वाली कॉफ़ी और कुछ फ्रेंच फ्राइज मंगवाए थे। इनका ऑर्डर सर्व करने के 5 मिनट बाद मैं उनकी टेबल पर ये पूछने गई थी कि उन्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। तब मैंने सुना था कि वो औरत उनसे कह रही थी कि अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो जे स्टोर बंद हो जाएगा। लेकिन मैं देर नहीं लगाऊंगी, बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। तुम मेरा इंतज़ार करना। तो फिर क्या वो वापस आई? जी नहीं। जब वो औरत यहाँ से जा रही थी तब इन सज्जन की हालत कैसी थी? जी, उस समय तो एकदम ठीक ठाक ही लग रहे थे। उन्होंने तब अपनी कॉफ़ी पीनी शुरू ही की थी। उस औरत ने अपने दस्ताने टेबल से उठाए थे और आराम से कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल गई थी। मौली ने उससे सवाल किया, तुमने पहली बार ये कब महसूस किया कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है? वेट्रेस ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, और लोगों को भी सर्व करने के दौरान मैं इधर से 1-2 बार गुजरी थी। मैंने उनको टेबल पर सिर टिकाए हुए देखा। मुझे लगा कि उन्हें नींद आ गई है। मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर को ये बात बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद उठा देना। उसके बाद हम अपने काम में बिजी हो गए और मैंने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 6 बजे के करीब जब चाय के सभी कस्टमर्स जा चुके थे और हम डिनर के लिए टेबल सजा रहे थे, तब भी मैंने उनको इसी तरह बैठे देखा। तब मुझे लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और फिर मैं मैनेजर को बुला कर लाई। उन्होंने आपको बुला लिया और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है। सैंडर्स ने सवाल किया, इनके साथ जो औरत थी वो कैसी थी? अगर तुम उसे फिर से देखोगी तो पहचान लोगी? कह नहीं सकती सर, क्योंकि यहाँ हर समय ही ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती है कि हमें हर एक के चेहरे पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ऊपर से उस औरत ने अपने सिर पर इतना बड़ा हैट लगा रखा था कि उसका चेहरा ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ उसकी ठोड़ी ही देख पा रही थी और सिर्फ ठोड़ी देखकर दोबारा शायद मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगी। मौली ने सवाल किया, लेकिन क्या तुम दोबारा उस हैट को पहचान सकती हो? जी हाँ, हैट को मैं पहचान सकती हूँ। वो नॉर्मल हैट से काफ़ी बड़े साइज का था, काले वेलवेट का बना हुआ। आमतौर पर इस तरह के हैट या तो कलाकार पहनते हैं या फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने वाले लोग। इसी बीच एक कांस्टेबल ने लाश की जेबों की तलाशी ले ली थी। बाकी आमतौर की चीज़ों के अलावा मार्क क्यूल्डन के नाम से आए कई पत्र भी थे। ये पत्र 2 पतों पर आए थे। एक तो लॉम्बार्ड स्ट्रीट के पते का और दूसरा पता था फिट्जॉन एवेन्यू हैम्पस्टेड का। मृतक व्यक्ति की अंगूठी और हैट पर MC लिखा हुआ था। अब ये तो स्पष्ट हो गया था कि ये अभागा मृतक व्यक्ति मार्क क्यूल्डन था। वो कहाँ रहता था वो भी इन दोनों पतों के बाद पता लगाना मुश्किल काम नहीं था। मौली मन ही मन सोच रही थी, जिंदगी भी कैसी चीज़ है। घर में पता नहीं कौन कौन इस बेचारे का इंतज़ार कर रहा होगा। माँ, बीवी, बच्चे, पता नहीं कौन कौन। किसी औरत द्वारा बदले की भावना से की गई इस हत्या के बारे में सुनकर पता नहीं उन लोगों पर क्या गुजरेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मृतक के घर सुनाने का जिम्मा मौली को ही सौंपा गया। मैं और मौली फिट्जॉन एवेन्यू स्थित लॉरबरी हाउस पर पहुंचे। दरवाजे पर हमने पूछा, क्या मिसेज क्यूल्डन है? नौकर ने हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और अपनी मालकिन को सूचना दी। एक सामान्य कद लेकिन सुंदर चेहरे वाली एक नौजवान महिला थोड़ी देर में वहां हाजिर हो गई। उसने हमारे आने पर हैरानी जाहिर की और अपना नाम आयरीन क्यूल्डन बताया। हमें पता चला कि वो एक आयरिश महिला है और अर्थविल अर्ल की बेटी है। उसने मार्क क्यूल्डन से अपने परिवार के विरोध के बावजूद शादी की थी। अर्ल के परिवार ने इस शादी का विरोध इसलिए किया था कि वैसे तो क्यूल्डन के पास अच्छा बिजनेस था, लेकिन वो अर्ल की तरह शाही परिवार के नहीं थे। मौली ने जब उसे वो दुखद खबर सुनाई तो वो दुख की मूर्ति के रूप में बदल गई, लेकिन उसने अपने स्वर्गीय पति के बारे में ज्यादा कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उनके यहाँ नौकर भी नए थे, इसलिए वो भी अपने मालिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। हाँ, बातचीत में हमें ये ज़रूर पता चला कि क्यूल्डन की एक बुजुर्ग आंटी मिसेस स्टीनबर्ग हैं जो आजकल काफ़ी बीमार हैं। इस बीच शायद किसी बेवकूफ़ नौकर ने उनको ये सूचना दे दी थी कि उनके भतीजे क्यूल्डन की हत्या हो गई है। अपनी बीमारी की हालत में भी मिसेस स्टीनबर्ग हाँफती कांपती उस नीचे के कमरे में आ गईं जहाँ सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने रोते हुए कहा,
मार्क मेरा एकमात्र ऐसा भतीजा था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए मैंने अपने विशाल संपत्ति का उसे ही वारिस बनाया था। मैं अपने दूसरे भतीजे भतीजियों को इसलिए कम पसंद करती हूँ कि वो सब के सब आधुनिकता के मारे हुए हैं। मैं पुराने ख्यालों की हूँ, इसीलिए नए तौर तरीकों को चोंचलेबाजी समझती हूँ। मिसेस क्यूल्डन और उनके घर की बातचीत से मॉली के हाथ कुछ नहीं लगा। क्यूल्डन का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस विभाग अपनी तरफ से इस हत्या के रहस्य से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़े हैट वाली औरत का रहस्य उलझता ही जा रहा था। किसी के हाथ उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। मौली का कहना सही था कि अपराध होने और अपराधी को पकड़ने में देरी होने से अपराधी के बच निकलने के ज्यादा आसार हो जाते हैं। फिर अदालत में भी उनको सजा दिलवाना मुश्किल हो जाता है। मथीस के एक एक कर्मचारी से गहराई से और काफी विस्तार से बातचीत की गई, लेकिन कोई भी उस दोपहर कौन सी औरत मार्क क्यूल्डन के साथ वहां आई थी ये नहीं बता सका। आखिरकार इस घटना पर क्यूल्डन की हत्या के 3 हफ्ते बाद थोड़ा सा प्रकाश डाला क्यूल्डन परिवार की एक नौजवान नौकरानी कैथरीन हैरिस ने। जब क्यूल्डन दंपति अपने हनीमून से लौटे थे, तब कैथरीन क्यूल्डन के लॉरबरी हाउस में नौकरानी थी। इस बीच मैं ये भी बता दूं कि मिसेस स्टीनबर्ग भी अपने भतीजे की हत्या के आघात को सह नहीं सकीं और उनकी हत्या के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अपनी मौत से पहले वो अपने बैंकर के पास 250 पाउंड जमा करवा गई थीं। ये रकम उस आदमी को दी जानी थी जो इस हत्याकांड के बारे में कुछ जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराता। इसी रकम के लालच में कैथरीन पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जबकि एक अच्छे शहरी के नाते ये उसका कर्तव्य बनता था कि वो इस मामले में जो भी जानती हो उसे खुद ही पुलिस को बता दे। पुलिस ऑफिस में चीफ के कमरे में कैथरीन मौजूद थी। हालांकि उसका पूरा बयान काफी उलझा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने बताया कि जब उसके मालिक और मालकिन हनीमून से लौटकर आए थे, तो उसके 1 हफ्ते बाद एक महिला मालिक से मिलने आई थी। वो विदेशी मूल की थी और उस समय मिसेस क्यूल्डन घर पर नहीं थी। कैथरीन ने यह भी बताया कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और लंबी विदेशी औरत थी। चीफ ने सवाल किया, क्या वो औरत बड़ा सा हैट पहने हुए थी? कैथरीन ने जवाब दिया, मुझे ये तो याद नहीं है कि वो काफी बड़ा था या नहीं, लेकिन जो भी था वो उनके ऊपर बहुत फब रहा था। क्या तुम उस महिला को पहचान सकती हो? जी हाँ, क्यों नहीं। वो बहुत ही लंबी और खूबसूरत थी, इसलिए उसको दोबारा देखने पर पहचानना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा कैथरीन ने यह भी बताया कि वो औरत करीब 1 घंटे तक मार्क क्यूल्डन के साथ थी। जब क्यूल्डन और वो औरत बातें कर रहे थे, तभी मिसेस क्यूल्डन भी वहां आ गई थीं। वो सीधे उस कमरे में पहुंच गई थीं जहां वे दोनों बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उस कमरे से घंटी बजी और जब कैथरीन वहां गई तो उसने वहां मेहमान औरत को अकेले पाया। वो वहां कुछ नाराज सी खड़ी थी। नौकरों को बुलाने वाली घंटी उसने इसलिए बजाई थी कि कोई नौकर उसे बाहर का रास्ता दिखा सके। वही उनको बाहर छोड़कर आई थी। बाद में क्यूल्डन ने उसको इस बात के लिए डांटा था कि वो उनको बिना बताए मेहमान को उनके निजी कक्ष में क्यों ले गई थी। इसके बाद मिसेस क्यूल्डन ने भी उसे इस बात के लिए डांटा कि उसने उनको क्यों नहीं बताया था कि मालिक किसी मेहमान से बात कर रहे हैं, और इसी कारण उनसे उस कमरे में जाने की अशिष्टता हो गई थी जिस कमरे में वो दोनों बात कर रहे थे। इसी कारण से कैथरीन को अगले हफ्ते ही नौकरी से निकाल भी दिया गया था। मॉली ने सवाल किया, और उसके बाद तुमने फिर कभी उस विदेशी औरत को नहीं देखा? जी नहीं, लेकिन फिर मिलने पर मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। देखने में वो फ्रेंच लग रही थी। इससे ज्यादा कैथरीन और कुछ नहीं बता पाई। उसकी ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि 250 पाउंड की रकम उसे मिलेगी या नहीं। जब मॉली ने उसे इस बात के लिए आश्वस्त किया तभी वो वहां से टली। लेकिन उसके इस बयान के बाद भी पुलिस विभाग उतने ही अंधेरे में था जितना पहले था। कैथरीन के बयान के मुताबिक उस विदेशी औरत का एक अनुमानित हुलिया बनाकर सारे अखबारों में छपवा दिया गया। अखबारों में इस फोटो के छपवाने का असर 2 दिन में ही पता चल गया, जब चीफ के उसी कमरे में जिसमें कैथरीन ने अपना बयान दिया था, अचानक एक लंबी खूबसूरत विदेशी औरत ने प्रवेश किया। मैडम मॉली भी उस वक्त चीफ के कमरे में थीं। दोनों किसी केस के बारे में बातें कर रहे थे। तभी पहले एक महिला का कार्ड टेबल पर आया। पीछे पीछे बिना किसी इजाजत का इंतजार किए उस खूबसूरत औरत ने अंदर प्रवेश किया। वो सांचे में ढली एक लंबी सी औरत थी, बहुत ही खूबसूरत। पहली नज़र में मुझे लगा कि ऑस्ट्रिया की वो राजकुमारी सीधे फ्रेम से निकलकर बाहर आ गई है, जिसकी तस्वीर मैंने पिछले दिनों एक म्यूजियम में देखी थी।
उसने एक शानदार लिबास पहन रखा था और उसके सिर पर बड़ा सा हैट खूब फब रहा था। चीफ ने अपनी कुर्सी से उठकर उसका स्वागत किया। मॉली भी उसे तारीफ भरी नजरों से देख रही थी। चीफ द्वारा पेश की गई कुर्सी पर आराम से बैठते हुए उस औरत ने कहा, आप जानते ही हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम मेरे कार्ड पर छपा ही हुआ है। मेरे हुलिये से मुझे लगता है कि मैं वही महिला हूँ जिसके ऊपर मार्क क्यूल्डन की हत्या का आरोप लगाया गया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? उसने ये शब्द बड़े ही नफासत और शांति से कहे। उसकी इस शांतिपूर्ण भावभंगिमा से मैं तो भौचक्की ही रह गई, लेकिन चीफ और मौली उसकी बातों पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। चीफ ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को बीच में ही काटते हुए उस औरत ने कहा, कुछ मत कहिए सर। मेरी मकान मालकिन, मेरे नौकर, मेरे दोस्तों, सभी ने अखबारों में छपे हुए हुलिये को देखा है। वे सब मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लोकल पुलिस मेरे ऊपर नजर रखे हुए है। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी पुलिस मेरे फ्लैट पर आकर मुझे पकड़े, इससे पहले मैं खुद ही आपसे मिल लूं। चीफ ने बताया कि उन्होंने आज सुबह ही उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए कहा था। औरत ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ यही कहने आई हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। हालांकि क्यूल्डन ने मेरे साथ शर्मनाक हरकत की थी। मैं इसके लिए उसे बदनाम जरूर करना चाहती थी, लेकिन बदनाम करने और हत्या करने के बीच काफी अंतर होता है। अपनी चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए मौली ने कहा, बिल्कुल, दोनों में काफी अंतर होता है, लेकिन परिस्थितियां ये बताती हैं कि आपके पास मार्क क्यूल्डन की हत्या के लिए उद्देश्य तो जरूर था। ये सुनकर एक पल के लिए उस औरत के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि ये अनुरोध कर सकूं कि मेरी जासूसी बंद करवाइए। पुलिस मेरे पड़ोसियों, नौकरों से पूछताछ कर रही है। ये तो मेरा जुर्म साबित हुए बिना ही मुझे फांसी पर चढ़ाने जैसी बात है। इस पर चीफ ने कहा, फिर आपको अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। वही कराने तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम मिस एलिजाबेथ लोवेंथल है। मेरी और मार्क क्यूल्डन की शादी होनी थी। हमारी सगाई भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी मुलाकात शाही खानदान की आयरीन से हुई और उसने मुझे अपनी जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। इसका एक कारण ये भी था कि वो अपनी आंटी के धन दौलत को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी आंटी ने अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करने की ही शर्त पर उसके नाम अपनी धन संपत्ति करने का वादा किया था। मैं रूस की हूँ और यहाँ 2 साल पहले इंग्लिश पढ़ने आई थी। एक दिन छुट्टी वाले दिन एक झील में मैं भी बोटिंग के लिए गई थी। वहीं मार्क क्यूल्डन भी आया था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। उसके बाद हम मिलते रहे और क्यूल्डन ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। कुछ हिचक के बाद मैंने हाँ कह दी। हमने सगाई भी कर ली थी और मैं क्यूल्डन को काफ़ी चाहने लगी थी। उसने मुझसे कहा था कि हम अपनी सगाई को छुपाकर रखेंगे ताकि उसकी आंटी को शादी के लिए मनाया जा सके। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्यूल्डन की दिलचस्पी मुझ में कम होती गई। पहले तो मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने आयरीन से शादी कर ली तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे इससे काफ़ी तकलीफ हुई। मैं उसे बदनाम करके बदला ज़रूर लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हत्या करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हमें उसके बयान पर यकीन था, क्योंकि जिस साफगोई से उसने अपना बयान दिया था और जिस तरह के उसके हाव भाव थे, वो उसे निर्दोष ही साबित कर रहे थे। लेकिन कानून को भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। उसे तो अपना काम करना ही होता है। चीफ ने उसका बयान सुनने के बाद कहा, पुलिस अब आपके बयान की तस्दीक करेगी। खास तौर से आपको ये साबित करना होगा जब मथीस कॉफ़ी शॉप में क्यूल्डन की हत्या हुई थी। एलिजाबेथ ने चौंक कर सवाल किया, आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है मिस कि आपको अपने फेवर में कोई एलिबाई पेश करनी पड़ेगी कि आप उस वक्त कहाँ थीं। मैं उस वक्त टहलने के लिए निकली हुई थी। शायद आप शॉपिंग करने गई थीं? जी नहीं। टहलने के दौरान आप किसी से मिली थीं या आपके नौकर ये बता सकें कि आप कितने बजे लौटी थीं? जी नहीं, ना तो मैं किसी से मिली और ना ही कोई मुझसे मिला। मैं प्रिमोर्स पहाड़ियों पर टहलने गई थी। जहाँ तक नौकरों का सवाल है, मेरे दोनों नौकर बस इतना ही बता सकते हैं कि मैं 3 बजे के करीब घर से निकली थी और 5 बजे के बाद लौटी। उसके आखिरी शब्द सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। चीफ और मौली कुछ लिख रहे थे। अपने बयान की पुष्टि के लिए कोई एलिबाई ना जुटा पाने के कारण एलिजाबेथ का चेहरा उतर गया था
और डर से उसके होंठ कांपने लगे थे। उस खामोशी को भंग करते हुए मॉली ने एक पर्ची पर कुछ लिखकर चीफ की तरफ बढ़ा दिया। एलिजाबेथ ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो कुर्सी से उठी नहीं। कमरे में आते वक्त उसके चेहरे पर परेशानी के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी तो दिख ही रही थी, साथ ही वो थोड़ी सहमी हुई भी थी। उसे भी उस वक्त काफ़ी ताज्जुब हुआ होगा और मुझे भी हुआ जब मैंने देखा कि चीफ बड़ी ही शिष्टता से अपनी कुर्सी से उठे और बोले, आपके यहाँ आने का बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अभी शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। इन शब्दों ने उसके ऊपर वैसा ही असर किया जैसा आग पर पानी का असर होता है। चीफ और मॉली ने उससे हाथ मिलाया और वो चली गई, इस वायदे के साथ कि वो कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दे देगी। मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि एलिजाबेथ लोवेंथल ने खून नहीं किया, लेकिन कानून को अपना काम करना ही होता है, इसलिए आखिरकार पुलिस को उसे गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये गिरफ्तारी सारे अखबारों की सुर्खियों में थी, हालांकि लोगों की उससे सहानुभूति भी थी। अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। मैजिस्ट्रेट को भी एलिजाबेथ से हमदर्दी थी और उसके खिलाफ जिन लोगों को गवाही देने की मजबूरी थी वो उन्होंने बस एक ड्यूटी पूरी करने के अंदाज में दी। एलिजाबेथ को पुलिस ने उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया। ये पुलिस ने अपने बयान में अदालत को बताया। पुलिस को उसे क्यों गिरफ्तार करना पड़ा, इसके जवाब में पुलिस ने कहा कि उसके पास अपने अपमान का बदला लेने का उद्देश्य था। दूसरे, वो अपने पक्ष में कोई भी एलिबाई पेश नहीं कर सकी थी। उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने चॉकलेट वाली कॉफ़ी में मॉर्फिन मिलाकर मार्क क्यूल्डन को पिला दिया। उसे मॉर्फिन कहाँ से मिली? पुलिस का कहना था कि मार्क क्यूल्डन कई कंपनियों के डायरेक्टर थे। उनमें से एक कंपनी दवाई की भी थी जहां मॉर्फिन की सप्लाई होती थी। उस कंपनी के लोग चूंकि एलिजाबेथ को जानते थे, इसलिए वहां से मॉर्फिन का इंतजाम करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। एलिजाबेथ ने सहमे हुए चेहरे के साथ अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को सुना, लेकिन अपने बचाव में वो सिर्फ एक ही शब्द बार बार दोहराती रही जो वो पहले दिन से कहती आ रही थी, मैं दोषी नहीं हूँ। उसके बाद गवाही देने की बारी थी मथीस की वेट्रेस लड़कियों की। उन सभी को एक बड़ा सा हैट दिखाया गया, लेकिन सभी का बयान एक दूसरे के बयान को काटता हुआ मामले को उलझाने वाला ही साबित हुआ, क्योंकि एक वेट्रेस ने कहा कि वो वही हैट है जो उस दिन कॉफ़ी शॉप में पहनकर एक औरत आई थी। दूसरी वेट्रेस ने कहा कि ये वो हैट नहीं है। उस हैट को एलिजाबेथ लोवेंथल को पहना दिया गया। उसके बाद भी सारी लड़कियों के बयान अलग थे। एक वेट्रेस ने कहा, लग तो वैसा ही रहा है, फिर भी मैं निश्चित नहीं हूँ कि उस दिन यही महिला थी या कोई और। 3 अन्य लड़कियों ने कहा, हैट तो करीब करीब वही है, कपड़े पहनने का स्टाइल भी वही है, लेकिन उस दिन जो औरत वहाँ आई थी और जो इस समय सामने है, उसमें निश्चित रूप से कुछ अंतर था। क्या था ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी खास बात ये कि उस दिन हमें उस औरत की सिर्फ ठोड़ी ही दिखाई दी थी, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये वही औरत है या नहीं। इस सारी सुनवाई के दौरान मिसेस क्यूल्डन भी वहाँ मौजूद थीं और उस हाल ही में विधवा हुई औरत के लिए ये सब कुछ बड़ा ही दुखद था। उसके पति की इस सारे मामले में अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी। मतलब ये कि सारी दुनिया को पता चल गया था कि क्यूल्डन ने इश्क किसी और से किया और धन संपत्ति के लालच में शादी आयरीन से की। अदालत में गवाही के दौरान मिसेस आयरीन ने एलिजाबेथ के प्रति ज्यादा कड़वाहट नहीं जताई। उन्होंने कहा, जी हाँ, मुझे अपने पति की पहली सगाई के बारे में पता था, लेकिन क्योंकि शादी के बाद मेरे पति अपने इस मामले को ख़त्म कर चुके थे, इसलिए मैंने भी उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। हाँ, मुझे इस बात का कतई पता नहीं था कि एलिजाबेथ ने मेरे पति को बदनाम करने की कोई साजिश रची थी, और ये भी कि जिस दिन मेरे पति की हत्या हुई थी चूंकि जिस दिन मेरे पति की हत्या हुई थी उस दिन एलिजाबेथ कहाँ थी ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसे हत्यारन कैसे कह दूं। लेकिन जिसने भी मेरे पति की हत्या की है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लंबी सुनवाई के बाद मैजिस्ट्रेट को ये लगा कि एलिजाबेथ को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका सबसे प्रमुख कारण था मथीस की वेट्रेसेस के बयान। चारों लड़कियों ने ये कहा था कि जिसे हमने वहाँ देखा था, हालांकि उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन कोर्ट में मौजूद औरत वही है, ये हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। मैजिस्ट्रेट ने क्यूल्डन के नाम एलिजाबेथ के धमकी भरे पत्र भी देखे।
जिसमें उसे बदनाम करने की बात तो लिखी गई थी, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं था। मैजिस्ट्रेट ने इस धमकी को भी हत्या का आधार मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि या तो क्यूल्डन ने खुद ही अपने कप में मॉर्फिन डाल ली या फिर हत्यारा कोई और है। एलिजाबेथ को इस हत्या के मामले से बरी कर दिया गया। कोर्ट से जब वो बाहर निकली तो एक खुश और आज़ाद इंसान के रूप में। अब लोगों ने इस मामले में पुलिस को गलत आदमी को पकड़ लेने के लिए कोसना शुरू कर दिया था। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा ना पाने के लिए भी वे लोग पुलिस विभाग को कोस रहे थे। अब चीफ ने लेडी मॉली से एक बार फिर से इस मामले की जांच करने को कहा। अखबारों में अभी भी बड़े हैट वाली उस रहस्यमयी औरत के बारे में खबरें छप रही थीं। ज्यादातर में पुलिस की खिंचाई की जाती थी उसे पकड़ ना पाने के लिए। एलिजाबेथ को छोड़े जाने के एक हफ्ते बाद मॉली दफ्तर के मेरे कमरे में आई। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने कहा, मैरी, चीफ ने इस मामले में मुझे जांच के लिए पूरी छूट दे दी है और इसीलिए अब हम क्यूल्डन के घर लॉरबरी हाउस में फिर से जा रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलोगी। उसी दोपहर 3 बजे मैं और मॉली क्यूल्डन के घर के लिए रवाना हो गए। चंद मिनटों में ही हम वहां पहुंच गए। घंटी बजाने के कुछ देर बाद एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। हमें वहां देखकर उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया, लेकिन उसने हमें अंदर बैठने का इशारा किया। मॉली ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि आयरीन से कहना कि हम उससे कुछ देर बात करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। 5-7 मिनट के बाद आयरीन क्यूल्डन ड्राइंग रूम में हाजिर हुई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव तो थे ही, शायद थोड़ी नाराज़गी के भाव भी थे। लेकिन मॉली ने बड़ी ही शिष्टता से उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मिसेज आयरीन, दरअसल मिस्टर क्यूल्डन की हत्या की गुत्थी ना सुलझने से हमारे विभाग की काफ़ी बदनामी हो रही है। इसीलिए विभाग ने फिर से इस मामले की जांच करने का फैसला किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आयरीन ने जवाब दिया, देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझसे जिस सहयोग की उम्मीद की गई थी मैंने पूरा सहयोग दिया है। लेकिन मैं कोई लोहे की तो बनी नहीं हूँ और कोर्ट वगैरह के चक्कर लगा लगा कर मैं थक गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ और है। मॉली ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, इस मामले में मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ मैम, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारी थोड़ी सी मदद करें। आप सिर्फ अपनी 2 नौकरानियों से मुझे फिर से बात करने की इजाज़त दे दें। मेरा आपसे वादा है कि ये ऐसे सवाल होंगे जिनसे आपको रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। आयरीन के चेहरे पर पहले तो असमंजस के भाव आए, फिर उसने नौकरों को बुलाने वाली घंटी बजा दी। घंटी बजाते बजाते उसने पूछा, आप मेरी किन नौकरानियों से बात करना चाहेंगी? तब तक उसका बावर्ची भी कमरे में आ गया था। मॉली ने जवाब दिया, सिर्फ आपकी खाना बनाने वाली महाराजिन और आपकी निजी सेविका से। आयरीन ने बावर्ची से उन दोनों को बुला लाने को कहा। थोड़ी ही देर में दोनों वहां हाजिर थीं। आयरीन ने मॉली की तरफ इशारा करते हुए दोनों से कहा, ये तुम दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। ये पुलिस से आई हैं, इसलिए जो ये पूछें उसका सही सही जवाब देना। उसकी आवाज़ में कंपन साफ नजर आ रहा था। उसकी बात सुनकर दोनों नौकरानियों के मुंह हैरत से खुले रह गए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं और मॉली की तरफ देखने लगीं। मॉली ने उनसे कहा, मैं आप दोनों से जो कहने जा रही हूँ वो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मैं बस आज शाम को कातिल को पकड़ने के लिए होने वाले एक ड्रामे में आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहती हूँ। आज शाम हम मथीस के वेट्रेसेस के सामने कुछ औरतों को बड़ी हैट पहनाएंगे। उस समय आपको भी मौजूद रहना होगा ताकि आप भी कुछ पहचान कर सकें। आप इसलिए वहाँ रहेंगी क्योंकि आप दोनों ने घर में क्यूल्डन साहब को उस हैट वाली विदेशी औरत के साथ देखा था। दोनों ने एक साथ पूछा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? मॉली ने जवाब दिया, मैं आपको बता दूं कि मथीस की हेड वेट्रेस ने आज सुबह ही बड़े हैट वाली उस औरत को पहचान लिया है जिस पर क्यूल्डन की हत्या का आरोप है। ये सुनते ही सभी के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। सभी हैरान रह गए। कुछ पल वहां खामोशी रही, फिर दोनों नौकरानियों ने कहा, जी ठीक है। मॉली ने आगे कहा, देखिए, हमें सब कुछ पता तो चल चुका है, लेकिन किसी को भी हम बिना पूरे सबूतों के फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। इसीलिए बस वही सबूत जुटाने के लिए ही हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड के मेरे बॉस ने कहा है कि एक ही कदकाठी की औरतों को हैट पहनाकर एक शिनाख्त परेड कराई जाए ताकि एकदम सही व्यक्ति को ही पकड़ा जा सके, और हेड वेट्रेस ने जिस औरत को पहचाना है उसकी शिनाख्त पक्के तौर पर हो सके। अब आयरीन क्यूल्डन ने कहा,
लेकिन इस तमाशे में मैं और मेरी नौकरानियां भाग नहीं लेंगी। हम पहले ही काफ़ी दुखी हो चुके हैं, अब अपना और तमाशा नहीं बनवाना चाहते। मिसेस आयरीन, हम इसे तमाशा नहीं कहते। हमारे पेशे में इस बात का हम पूरा ख्याल रखते हैं कि किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए हम ये परेड करा रहे हैं कि उन्हीं औरतों के बीच असली कातिल भी मौजूद है, और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि असली कातिल ही पकड़ा जाए। मिसेस आयरीन ने फिर से कहा, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगी कि मेरे नौकर आपके तमाशे में शामिल नहीं होंगे। आखिर क्यों हों वो? लेकिन तब तक दोनों नौकरानियों की उत्सुकता जाग गई थी। उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए मौली ने कहा, मेरा ख्याल है कि आप दोनों को बड़े हैट अच्छे लगते हैं। आप बड़े हैट पहनकर इस परेड में शामिल होंगी ना? आयरीन ने फिर से टांग अड़ाई। लेकिन मैं इनको वो जोकरों वाले हैट पहनने की इजाज़त नहीं दूंगी। इसी बीच एक नौकरानी बोल पड़ी, मिसेस आयरीन, मेरे पास वो वाला हैट है जो आपने सिर्फ एक बार पहनकर फेंक दिया था। उसके फुनगे भी मैंने कूड़े के डिब्बे से उठा लिए थे। मैं वो वाला पहन लूंगी। इतना सुनते ही आयरीन का चेहरा फक पड़ गया। वहां एक बार फिर से स्तब्धता छा गई। लेडी ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैं नहीं जानती मैरी कि तुम क्या कह रही हो। मैं तो कभी भी बड़े हैट नहीं पहनती। नौकरानी ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ मैम, लेकिन मैं तो उस हैट की बात कर रही हूँ जो आप सांचीज़ की दुकान से खरीद कर लाई थीं और उसे एक फंक्शन में पहन कर गई थीं। आयरीन का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। सूखते गले से उसने कहा, वो कौन सा दिन था? तुम क्या बोल रही हो? अरे मैम, उसी दिन जब आप संगीत के उस समारोह से लौटी थीं और मैंने कपड़े बदलने में आपकी मदद की थी। तब आपने कहा था कि आप अब कभी बड़ा हैट नहीं पहनेंगी क्योंकि वो काफ़ी भारी था। और हाँ, अरे मुझे याद आया, उसी दिन तो मिस्टर क्यूल्डन की हत्या हुई थी, और आपको संगीत के फंक्शन से लौटने के बाद ही तो वो दुखद समाचार सुनने को मिला था। मौली ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, वही हैट ले आओ, उससे हमारा काम चल जाएगा। जाओ, दोनों ही उसे ले आओ। दोनों नौकरानियां कमरे से बाहर चली गईं। अब कमरे में खामोशी थी और हम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। आयरीन ने कहा, आप क्या करने जा रही हैं? आप कुछ भी साबित नहीं कर सकती। मौली ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि हम इसे साबित कर सकते हैं। आपके घर के सामने मथीस की 2 वेट्रेस भी खड़ी हैं जिन्होंने उस औरत को उस दिन वहां देखा था। सांचीज का वो सेल्समैन भी बाहर ही है जिसने आपको वो हैट बेचा था। आपने उसे वैसा ही हैट देने को कहा था जैसा आपने एलिजाबेथ लोवेंथल को पहने देखा था। वैसा हैट तलाश करने में उसे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी थी। आपकी नौकरानी पहले ही कह चुकी है कि आपने वो हैट सिर्फ एक ही बार पहना था, संगीत फंक्शन में जाने के नाम पर, और उसी दिन आपके पति की हत्या भी हुई थी। आयरीन अभी भी अपनी बात पर अड़ी रही। तो क्या हुआ? लोग आपकी इस थ्योरी पर हंसेंगे। आप मुझ पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकती हैं। मौली ने जवाब दिया, हम बिना बात किसी पर आरोप नहीं लगाते। वैसे भी अदालत में सच्ची बात की ही जीत होती है। आप क्या समझती हैं कि जब कोर्ट ने एलिजाबेथ को छोड़ दिया था तब से हम चुप बैठे थे? हमने एक एक बात की बारीकी से जांच की है। हमें ये पता है कि आप क्यूल्डन और एलिजाबेथ की सगाई के बारे में जानती थीं, और आपने मिसेस स्टीनबर्ग से ये बात छिपाने की पूरी कोशिश की, और वो इसलिए कि आप जानती थीं कि अगर उन्हें इसका पता चल गया तो वो क्यूल्डन के नाम से बनाई गई अपनी वसीयत कैंसिल कर देंगी। आपने अपनी एक नौकरानी को भी इसलिए हटाया कि कहीं बातों बातों में वो गलती से ये राज उनके आगे खोल ना दे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिसेस स्टीनबर्ग ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर उनसे पहले उनके वारिस यानी क्यूल्डन की मौत हो जाए तो ये सारी धन संपत्ति उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी। आपने एलिजाबेथ द्वारा क्यूल्डन को बदनाम करने की धमकी सुन ली थी। आपको लगा कि कहीं उस बात से नाराज होकर मिसेस स्टीनबर्ग अपनी वसीयत बदल न दें। अगर आपको मौका मिला होता तो शायद आप स्टीनबर्ग की ही हत्या कर देती। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हत्या के बाद उस मामले में पहला शक आपके ऊपर जाता। अब अपने पति की हत्या करके आप लाखों की संपत्ति की अकेली वारिस बन गई हैं, और हम इस बात को साबित भी कर सकते हैं। हमने हैट खरीदने से लेकर उसे उस दिन पहनने तक के सारे तार जोड़ लिए हैं। अचानक आयरीन की जोरदार हंसी ने हमें चौंका दिया। वो पागलों की तरह हंसते हुए कह रही थी, मैं कानून को अपने हाथ में लेना जानती हूँ, कानून के हाथ में पड़ना नहीं चाहती। इतना कहते कहते उसने एक कैप्सूल जैसी चीज मुंह में सरका ली।
पहले तो हम कुछ समझ नहीं पाए, फिर मौली ने फौरन उसकी तरफ लपकते हुए कहा, मैरी, डॉक्टर बाहर ही खड़े हैं, जल्दी उनको बुलाओ। अगले ही पल डॉक्टर और पुलिस के कई लोग कमरे के अंदर थे, जहां आयरीन मौली की बाहों में झूल रही थी। उसने साइनाइड वाला कैप्सूल खा लिया था। डॉक्टर ने जांच से पहले ही कह दिया कि वो मर चुकी थी। अपने पति के कारोबार में हाथ बटाने के कारण आयरीन को जहरों के बारे में काफ़ी कुछ पता था। इसीलिए उसने अपने पति को मारने जैसा अपराध करने के बाद ही ये कैप्सूल अपने पास रख लिया था, ताकि पकड़े जाने पर वो कानून के हाथ ना आ सके, जैसा कि मरते वक्त उसने कहा भी था। वक्त के साथ लोग बड़े हैट वाली औरत का किस्सा भूल चुके थे। सही भी है। आखिर इस दुनिया में वक्त इतनी तेजी से बदलता है और रोज इतनी नई घटनाएं होती हैं कि पिछली बातों को भला कौन याद रखता है। लेकिन मौली ने ये पता कैसे लगाया कि असली हत्यारा कौन है? इस बात के जवाब में मौली ने बताया, जांच पड़ताल के बाद हमें पता चला था कि इस वसीयत में सबसे ज्यादा फायदा आयरीन को ही होना था। मैंने ये भी पता लगा लिया था कि आयरीन काफी महत्वाकांक्षी औरत थी और बहुत लालची भी। उसने मार्क से शादी भी सिर्फ इसलिए की थी कि वो एक धनी आदमी था। हालांकि वो खुद भी शाही परिवार से थी, लेकिन उसके परिवार का वैभव और धन संपत्ति अब खत्म हो चुके थे और आयरीन को पैसे की बहुत चाहत थी। उसने पति को मारने में इसलिए भी जल्दबाजी की क्योंकि वो एलिजाबेथ की धमकी से डर गई थी। उसे लगा कि अगर उसकी बातों से स्टीनबर्ग ने अपनी वसीयत बदल दी तो उसे शायद एक तंगहाल जीवन बिताना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। मैंने उससे सवाल किया, लेकिन मौली, तुमको पहली बार उसके ऊपर शक कब और कैसे हुआ? मौली ने मुस्कुराते हुए कहा, उस बड़े हैट के कारण। हैट के कारण? वो कैसे? वो ऐसे मैरी कि अगर आयरीन इतना बड़ा हैट पहनकर मथीस में नहीं जाती तो शायद उसके ऊपर सभी का इतना ध्यान नहीं जाता। उसने एलिजाबेथ पर आरोप लगाने या उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ही इतना बड़ा हैट पहना था। इस बड़े हैट का उसे बस एक ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा हुआ कि इससे उसका चेहरा ढक गया और सिर्फ थोड़ी ही सभी को नजर आई। वेट्रेस ने जब ये बताया कि उन्हें सिर्फ उस औरत की थोड़ी ही नजर आई थी, तभी मैं ये समझ गई थी कि उस हैट को पहनने वाली औरत छोटे कद की थी। एलिजाबेथ जैसी लंबी महिला वो हो ही नहीं सकती थी, और इस बात का सिर्फ मैं ही इसलिए अंदाज़ा लगा पाई कि मैं खुद एक औरत हूँ। बाकी मेरे पुरुष साथी पुरुष होने के नाते इस बात को नहीं सोच सके। कितना आसान मामला था ये, लेकिन शायद नहीं, मौली ने इसे आसान बना दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।